हिजबुल्लाह के बीच फिर से भीषण हमले शुरू हो गए हैं। शांति समझौते के बाद फिर युद्ध भड़कने की वजह डोनाल्ड ट्रंप की धमकी बताई जा रही है। ट्रंप ने ईरान और उसके समर्थक फाइटर ग्रुप को तबाह करने की चेतावनी दी है। इसके बाद यूरोप में अमेरिकी एटमी अड्डे पर जबरदस्त हलचल है। ट्रंप का ऐलान, जलेगा पूरा ईरान। 20 जनवरी से शुरू होंगे एटमी धमाके। लेबनान से तेहरान तक डेड बॉडी रूट। 100 बंधकों के बदले बर्बाद होंगे 100 देश। जैसे गजा खंडर बना, जैसे लेबनान बर्बाद हुआ, जैसे सीरिया बारूदी बियाबान बना, वैसा कुछ होगा। बम धमाके होते रहेंगे, मिसाइलें फटती रहेंगी, अंतहीन युद्ध जारी रहेगा। यह भ्रम टूटने वाला है। ईरान जिस प्रॉक्सी वॉर को जारी रखकर इजराइल और अमेरिका को परेशान रखना चाहता है, उसका दी एंड कैसे होगा, यह डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है। सुपर पावर ने एक झटके में खाड़ी के सभी फ्रंट पर दुश्मनों को राख में मिलाने की धमकी दे डाली है। यानी रॉकेट की बौछार, टैंकों से गोलों की मार, ड्रोन और जंगी जेट की टक्कर बेमानी साबित होने जा रही है। अमेरिका खाड़ी युद्ध में आएगा, एटम बम बरसाएगा और इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी दुनिया झेलेगी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आग बबूला होकर धमकी दी है कि मिडिल ईस्ट की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। एटम बमों के सीरियल ब्लास्ट के लिए अमेरिका ने प्लान बना लिया है। कब, कहां और कितनी परमाणु चोट पहुंचाई जाएगी, इसका ब्लूप्रिंट पेंटागन से व्हाइट हाउस भेज दिया गया है। एटमी अटैक प्लान को प्रेसिडेंट ट्रंप 20 जनवरी को साइन करने वाले हैं। यह जानकारी किसी और ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दुनिया से साझा की है। ट्रंप ने धमकी दी है कि उनका सब्र जवाब दे गया है। इजराइल के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए अमेरिका अब सभी हदें पार करने के मूड में है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि अगर इजराइल के बंधकों को 20 जनवरी 2025 तक रिहा नहीं किया गया तो मध्य पूर्व में तबाही मच जाएगी। मैं उन लोगों पर सख्त एक्शन लूंगा जिन्होंने मानवता के खिलाफ ये अत्याचार किया है। जिन लोगों ने ये किया है उन्हें अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी सजा दी जाएगी। सही समय पर एक्शन नहीं लिया गया तो अमेरिका ऐसी सजा देगा जो आज तक किसी को नहीं मिली है। अमेरिका के सभी टारगेट सेट हैं। इजरायली नागरिकों को बंधक बनाने वाले हमास फर्स्ट टारगेट है। हमास के लिए इजराइल से युद्ध लड़ रहा हिजबुल्लाह दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर हमास और हिजबुल्लाह की युद्ध में मदद कर रहे हूती फाइटर सुपर पावर के एटमी शिकार होंगे। अमेरिका इजराइल पर हमला कर रहे इराक के शिया मिलिशिया को भी एटमी डोज देगा। अमेरिका का 5वां और फाइनल प्रहार इन सभी फाइटर ग्रुप के सरगना ईरान पर होगा। असल में ईरान समर्थक फाइटर ग्रुप लगातार अमेरिका को चिढ़ा रहे हैं। सुपर पावर को भड़काने के लिए हमास ने बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिक के प्रोपोगेंडा वीडियो रिलीज किए, जिसे देखने के बाद ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अमेरिकी इजराइल बंधक एडन अलेक्जेंडर के इस वीडियो को देखने के बाद से ट्रंप आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं। קוראים לי עידן אלכסנדר ואני אסיר בשבי החמאס יותר מ-400 אבא, אני קרוי סבא סבתא. כל יום שעובר הכאב מבפנים גודל. אני מתגעגע אליכם מאוד. כל יום אני מתפלל שאני לא אתכם שוב בקרוב. בבקשה, तशारू खज़ाकीम। 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए अमेरिकी इजरायली नागरिक ओमार न्यूट्रा को मार डालने वाले हमास का ट्रंप पूरा सफाया करने जा रहे हैं। हमास लड़ाकों को ओमर को मारकर उनका शव गाजा में नुमाइश के लिए रखा है। अपने नागरिकों के साथ हो रहे इस सुलूक ने अमेरिका को बेकाबू कर दिया है। ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान ही बंधकों की रिहाई की धमकी देनी शुरू कर दी थी, जबकि हमास ईरान के दबाव में रिहाई की शर्त को नजरअंदाज करता रहा है। हालांकि अब ट्रंप फुल एंड फाइनल की स्टेज पर आ चुके हैं।
उधर हमास है कि ट्रंप की धमकी के आगे झुकने को तैयार नहीं हो रहा। हमास के कार्यवाहक गजा चीफ खलील अल-हैया ने हाल ही में दावा किया था कि जब तक जंग खत्म नहीं होती बंधकों की रिहाई नामुमकिन है। हमास के कब्जे में फिलहाल कितने बंधक हैं, इसका सही नंबर किसी को नहीं पता। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में घुसकर 1200 नागरिकों को मार डाला था। भीषण खून खराबे के बाद हमास लड़ाकों ने 300 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था। इनमें से एक एक कर बंधकों को हमास मौत के घाट उतारता रहा है तो कुछ को रिहा भी करता रहा है। जिन बंधकों को हमास ने रिहा किया उनमें 20 अक्टूबर 2023 को जूडिथ और नताली रानन थे। इसके ठीक 3 दिन बाद 23 अक्टूबर को 2 और बंधकों नूरित कूपर और यूचेवेट लिफ्शिट्स को रिहा किया गया। 30 अक्टूबर को इजरायली सैनिक ऑरी मैकडिश को सुरक्षा बलों ने रेस्क्यू किया। नवंबर 2023 में समझौते के बाद 105 इजरायली बंधकों की रिहाई हुई, जिसके एवज में 240 हमास फाइटर रिहा किए गए। माना जा रहा है कि अब भी 97 बंधक हमास के पास हैं, जबकि इजरायली आर्मी के मुताबिक इनमें से भी 35 बंधकों की मौत हो गई है। बचे हुए बंधकों को अब भी हमास अंडरग्राउंड सुरंग में बंद कर बड़ी डील की डिमांड कर रहा है, मगर हमास को ये जिद भारी पड़ सकती है। वजह यह है कि ट्रंप बेहद सीरियस है और इमोशनल भी। बंधकों की रिहाई का मिशन प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की पत्नी सारा ने जब से शुरू किया है, अमेरिका का रुख सख्त हो चुका है। सारा ने ट्रंप से फ्लोरिडा के ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स में मुलाकात की थी। दोनों ने साथ में डिनर भी किया था। इस दौरान सारा ने ट्रंप से गजा जंग और बंधकों की रिहाई को लेकर बात की। इसके फौरन बाद ही ट्रंप ने ईरान को क्लियर मैसेज दिया है। अमेरिका 20 जनवरी के बाद क्या कर सकता है, इसका अनुमान ईरान को अच्छी तरह लग चुका है। लेबनान से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी है, जिन्होंने दक्षिणी लेबनान का दौरा किया है। हिजबुल्लाह के गढ़ में हलेवी के पहुंचने को बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को बेदम कर दिया है। लेबनान के बाद ईरान की तबाही का रास्ता तैयार किया जा रहा है। इजराइल वॉर प्लान रेडी करने लगा है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर युद्ध की तैयारियों में तूफानी तेजी आई है। सुपर पावर चौतरफा मोर्चेबंदी के बाद एक्शन में आ सकता है। अमेरिका के लिए ईरान को परमाणु धमाके से दहलाने में ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। साल 2021 में दी गई जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने यूरोप में 5 नेटो सदस्य देशों में अपने एटम बम तैनात कर रखे हैं। 6 एटमी ठिकाने पर अमेरिका के 100 एटम बम की तैनाती है। ये बेल्जियम में क्लैन ब्रोगेल, जर्मनी में बुचेल एयरबेस, इटली में वियानो और घेड़ी एयरबेस, नीदरलैंड में वोल्केल एयरबेस और तुर्की में इंसिडलिक बेस है। सुपर पावर के ज्यादातर एटम बम अंडरग्राउंड बेस में रखे हुए हैं। इन बमों के इस्तेमाल में जिन हथियारों की जरूरत है उनकी भी लोकेशन यूरोप में है। F-35A, F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे जंगी जेट से अमेरिका जब चाहेगा खाड़ी में न्यूक्लियर धमाके शुरू कर सकता है। दूसरे प्लान में ईरान और उनके समर्थक फाइटर ग्रुप को समंदर से बर्बाद करना हो सकता है। अमेरिका के जंगी बेड़े दुनिया भर में तैनात हैं। इन जंगी बेड़ों को समंदर में चलता फिरता एटमी बेस कहा जाता है, जिन पर न्यूक्लियर मिसाइलें लोड रहती हैं। अमेरिका दूर बैठकर भी मिसाइल धमाके से खाड़ी के वॉर जोन को खाक में मिला सकता है। अमेरिका ने इतिहास की सबसे बड़ी सजा जापान को दी है, जहां सिर्फ 2 एटम बम के धमाके से ऐसी तबाही मची जिसकी त्रासदी आज की तारीख में भी जापान को रुलाती है। खाड़ी में ट्रंप ने एक बंधक के बदले 1 एटम बम का हिसाब लगाया है। ऐसे में 100 परमाणु बमों के ब्लास्ट के साइड इफेक्ट 100 से ज्यादा देशों को झेलना होगा। जाहिर है ट्रंप की धमकी को हल्के में लेने की भूल ईरान नहीं करने जा रहा। न्यूक्लियर युद्ध में अमेरिका से जीतना फिलहाल किसी भी महाशक्ति के बस की बात नहीं। सीरिया में पुतिन के तेवर देखकर तुर्की के होश उड़ गए हैं। पुतिन ने 24 घंटे के अंदर एर्दोआन को सबक सिखाने का ऐसा काम किया है कि पूरे तुर्की में इस वक्त वही खौफ नजर आ रहा है जो ज़ेलेंस्की का यूक्रेन महसूस करता है। खबर है कि अगले 24 घंटे में तुर्की में कुछ बड़ा होने वाला है। ये
पुतिन की बमबारी है। अलेप्पो, इदलिब और दमिश्क हाईवे की तरफ पुतिन ने हर उस टारगेट पर बम गिराया जहां एचटीएस के आतंकियों के कदम पड़े। क्या पुतिन की इस बमबारी से अर्दोआन का सीरिया प्लान शुरू होने से पहले फेल हो गया है? एचटीएस के लिए अर्दोआन का प्लान बहुत ही खतरनाक था। तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप तायिप अर्दोआन का प्लान ये था कि नाश्ता सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो में करेंगे। लंच अलेप्पो से 130 किलोमीटर दक्षिण में हमा में किया जाएगा और डिनर का इंतजाम सीरिया की राजधानी दमिश्क में होगा, जहां बशर अल असद की सरकार बैठी है। इस वक्त अलेप्पो के बाद अर्दोआन के लड़ाकों की तैयारी हमा पर पूरी तरह कब्जा करने की है, लेकिन 24 घंटे के अंदर मॉस्को से लेकर तुर्की और तेहरान से लेकर दमिश्क के बीच ऐसे समीकरण तैयार हैं कि अर्दोआन के सामने अब सरेंडर जैसे हालात बन चुके हैं। तुर्की के मीडिया में हेडलाइन छप रही है कि अर्दोआन अब सीरिया वाले युद्ध से यू टर्न चाहते हैं। Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir. इदलिब और अलेप्पो के बाद हमा की तरफ कूच कर चुके एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम के आतंकियों को अर्दोआन का मैसेज पहुंच गया है। अर्दोआन ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि सीरिया की अखंडता तार तार हो, यानी सीरिया के टुकड़े ना हो। अर्दोआन ने कहा कि वो चाहते हैं कि अस्थिरता खत्म हो, सीरिया के लोगों की बात मानी जाए। बात साफ है कि अर्दोआन बातचीत से मसला सुलझाना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि युद्ध भड़के और ये पूरा इलाका गजा और लेबनान या फिर यूक्रेन की तरह जलने लगे। अब ऐसे में अर्दोआन बैकफुट पर क्यों आए और वो क्यों चाहते हैं कि जिस हयात तहरीर अल शाम को उन्होंने सीरिया में युद्ध करने का ऑर्डर दिया, वो अब उनकी बात मानकर गोली बरसाने की जगह फूलों की बारिश करे। بتعرفي هذا اللي عم بيطلع مين، بالإضافة إلى أنه الطريق اللي أسريا ممكن يطلع لك منه خلايا تنظيم داعش، ممكن يكون في قنص، لأنه المنطقة ما عاد فيها جيش سوري، فهي هي المخاطر اللي أنت ممكن تتعرضي لها। क्या ऐसा वाकई मुमकिन है कि बशर अल असद उन आतंकवादियों से समझौता करेंगे जो उनकी सरकार को गिराना चाहते हैं, जो उनको सीरिया से बेदखल करके वो हुकूमत लागू करना चाहते हैं जिसमें अल-कायदा और ISIS की छाप देखी जा सकती है? हमा के आसपास फ्रंट का दौरा करने वाले सीरिया के सेनाध्यक्ष ने जो कहा वो बात अर्दोआन के हौसले तोड़ सकती है। كجيش عربي سوري صار له 14 سنة بيقاوم، فأكيد هاي نحن وهاي تربيتنا العسكرية وهاي تربيتنا الاجتماعية وهاي تربيتنا الأخلاقية। एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों को अपनी ISIS वाली ब्रांडिंग दिखाने में कोई हिचक नहीं। सीरिया के खिलाफ लड़ रहे इन लड़ाकों में एक आतंकवादी ISIS का छोटा सा झंडा अपने सीने पर लगाए हुए है। एक और वीडियो देखिए। एचटीएस के इन आतंकियों ने सीरिया के एक फौजी को बंधक बनाया है और यहाँ पर खड़े एक आतंकी की वर्दी पर भी ISIS का झंडा लगा है। ये ऐसे सबूत है जिसे नजरअंदाज कर पाना पूरी दुनिया पर बड़ी मुसीबत ला सकता है। Bu tarihi ana sizler bizimle tanıklık edin. Halep şehir merkezindeki Suriye'deki darbeci diktatör Hafız Esad'ın oğlunun heykeli, Basir Esad'ın heykeli yıkılacak. Halep 1000 yıllık topraklarımıza, doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklarımıza 10 yıl sonra geri döndük. Ama işte zalimlerin sonu budur. आतंकवादी संगठन एचटीएस का प्रमुख है अबू मोहम्मद अल जुलानी। हयात तहरीर अल शाम में 15,000 से ज्यादा आतंकवादी हैं। इस आतंकवादी संगठन को तुर्की से मदद मिलती रही है, यानी तुर्की के अर्दोआन है जो एचटीएस की ताकत बने हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सीरिया में ISIS और अल-कायदा से जुड़े आतंकवादियों के हमले के बाद ये युद्ध एक बड़ी जंग में बदल सकता है। यहाँ ऐसा युद्ध होगा जिसमें रूस और ईरान कूद चुके हैं। तुर्की एचटीएस की मदद कर रहा है। इसमें आगे अरब देश भी खिंचेंगे, इजराइल और अमेरिका भी एक्टिव हो जाएंगे। כל הזמן אחרי מה שקורה בסוריה, אנחנו נחושים גם להגן על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל וגם לשמר את ההישגים של המלחמה. במובן הזה אנחנו גם אוכפים בצורה מאוד תקיפה את הסכם הפסקת האש, וכל הפרה
מיד פוגשת תגובה עצימה של צה"ל. इजराइल पर यह इल्जाम लगता रहा है कि वो सीरिया को अस्थिर करने के लिए बशर अल असद के दुश्मनों को मजबूत कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल में खबर 14 जनवरी 2019 को छपी थी कि इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ गादी आजनकोट ने सीरिया के विद्रोहियों को हथियार सप्लाई करने की बात मान ली है। इससे पहले 13 मार्च 2015 को इजराइल के अखबार यरूशलेम पोस्ट ने रिपोर्ट छापी थी कि इजराइल सीरिया में घायल अलकायदा के आतंकियों का इलाज कर रहा है। نباید اجازه بدیم تروریست‌ها و توطئه‌گرها بتونن در منطقه دوباره جنگ و خونریزی را بندازن و این تلاشی است که باید انجام بدیم، حالا به صورت دیپلماسی، به صورت هماهنگی‌هایی که بین ما و کشورهای همسایه باید شکل بده. ما با مسلمان‌ها با کشورها برادریم. सीरिया के लिए बड़ी राहत की खबर ये लड़ाकू दस्ते हैं जो इराक से सीरिया पहुंच चुके हैं। ये वो मिलिशिया है जिसने इराक में ISIS को हराया और पहले भी सीरिया की फौज के साथ मिलकर ISIS और बशर अल असद के दुश्मनों के खिलाफ मिलकर लड़ चुके हैं। बाहरी हथियारों से लैस ये दस्ते अब अलेप्पो फ्रंट पर पुतिन के जनरल चैको की कमान में लड़ने जा रहे हैं। यही वजह है कि तुर्की समर्थित हयात तहरीर अल शाम के आतंकियों को घेरने का पूरा प्लान बन चुका है। इस बार अर्दवान को रूस से भी वार्निंग मिली है। ईरान भी आगाह कर रहा है। अर्दवान ने सीरिया को जख्मी करने के लिए जो प्लान बनाया उस पर अमल करने के लिए 24 घंटे से भी कम वक्त में शुरुआत कर दी गई। सीरिया के नक्शे पर देखिए, अर्दवान के आतंकी लड़ाके इदलिब से निकलकर 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ अलेप्पो पहुंचे। यहां से दक्षिण की तरफ 130 किलोमीटर दूर एक और बड़े शहर हमा पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके बाद 200 किलोमीटर दूर उनके टारगेट पर है सीरिया की राजधानी दमिश्क। इन तीनों में सबसे पहला टारगेट सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर अलेप्पो रहा, जो अब ISIS और अलकायदा से जुड़े आतंकियों के कब्जे में आ गया है। HTS यानी हयात तहरीर अल शाम, इस आतंकी गुट में ISIS से जुड़े आतंकी भी हैं और अलकायदा से जुड़े आतंकी भी। इस वक्त सबकी नजर अर्दवान पर है क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति को ही इस बार सीरिया में हुए बड़े उलटफेर का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। क्या अर्दवान ने पुतिन से दोस्ती दांव पर लगा दी है क्योंकि रूस ने ही बशर अल असद सरकार की मदद करके सीरिया को पहले ISIS और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से बचाया था। इस बार सीरिया में शुरू हुए युद्ध में कौन किसके साथ है, बहुत गौर से समझिए। HTS यानी हयात तहरीर अल शाम को तुर्की से समर्थन है, तो दूसरी तरफ सीरिया में बशर अल असद की सरकार को ईरान का समर्थन है, रूस का समर्थन है। HTS में तुर्की के आतंकी हैं, अरब मूल के आतंकी हैं, उज़्बेक आतंकी हैं। अर्दवान की चालाकी की चर्चा पूरे पश्चिम एशिया में है। जब दुनिया गाजा वाले युद्ध को देखकर आंसू बहा रही है और जब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ 2 महीने का युद्ध विराम किया, तभी अर्दवान ने अलेप्पो में युद्ध लॉन्च कर दिया। आखिर इस टाइमिंग का मकसद क्या है? सीरिया के मैप पर देखिए, यहाँ है अलेप्पो। यहाँ से तुर्की के बॉर्डर की दूरी है 50 किलोमीटर। अलेप्पो के पश्चिम में है इदलिब शहर, ये भी अलेप्पो से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर तुर्की समर्थित HTS आतंकियों का कब्जा रहा है। इदलिब एक बफर जोन बना जहाँ रूस और तुर्की के समझौते के बाद सीरिया की फोर्स दूर रही, लेकिन इस बफर जोन में नवंबर में ही इजराइल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की जिससे सीरिया की सेना कमजोर पड़ गई। सीरिया को मिले झटके के बाद अब नवंबर के आखिर में आतंकी गुट HTS ने अलेप्पो पर हमला किया और इस शहर पर कब्जा कर लिया। लेकिन 24 घंटों में बड़ा उलटफेर हो गया है और पुतिन की एयरफोर्स ने जो बमबारी की, उस एक्शन ने अर्दवान के हौसले ऐसे तोड़ दिए हैं कि लग रहा है कि अब तुर्की पुतिन के सामने नाक रगड़कर माफी मांगेगा। दुनिया में कोई नहीं चाहता कि युद्ध और देशों तक फैले। कोई नहीं चाहता कि सीरिया का युद्ध फिलिस्तीन के गाजा जैसा बन जाए या फिर लेबनान में तब्दील हो जाए या फिर यूक्रेन बन जाए और सीरिया फिर से ऐसी जंग के चपेट में आ जाए जिसकी आग बुझाने में महीनों नहीं बल्कि कई साल लग जाएं। दुनिया ये आग लंबे अरसे से अपनी टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर देख रही है और पुतिन अब सीरिया की चिंगारी को बड़ी आग में बदलने से पहले बुझा देना चाहते हैं। अलेप्पो इस वक्त HTS के कब्जे में है। HTS पर अर्दवान का हाथ है। क्या वो अब HTS को आगे बढ़ने से रोक पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अर्दवान की अगली गलती उनका आखिरी ब्लंडर साबित हो सकता है। ये वार्निंग मॉस्को से तुर्की तक पहुंच चुकी है।
इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या पुतिन की शुरुआती बमबारी के बाद ही अर्दवान का सीरिया प्लान पहले फेल हो गया है। अर्दवान नाश्ता अलेप्पो में करना चाहते थे, फेल हो गए। अर्दवान लंच हमा में करना चाहते थे, फेल हो गए। और डिनर दमिश्क में करने की तैयारी थी, सब फेल हो गई। ताजा अपडेट ये है कि अलेप्पो हवाई अड्डे पर अर्दवान के लड़ाके मौजूद हैं। इदलिब के बाद यही एसटीएस का नया गढ़ बन सकता है। यही अर्दवान चाहते भी हैं, लेकिन इन्हें खदेड़ने के लिए रूस तैयार है, ईरान तैयार है और इराक भी गुस्से से भरा बैठा है, क्योंकि सीरिया के बाद उसका नंबर आएगा। ये स्क्रिप्ट अर्दवान 15 साल पहले ही लिख चुके हैं।